हेलो माय फ्रेंड्स। ये देखिए, ये आपके सामने क्लास 11th का एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 में है आपका ट्रिग्नोमेट्री और बुक का नाम है केसी सिन्हा। ठीक है, बुक का नाम है केसी सिन्हा। बुक का नाम है केसी सिन्हा, क्लास 11th एक्सरसाइज 5.3 और ट्रिग्नोमेट्री। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ बताया था कि साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनता है और उसको बनाया कैसे जाता है और किस में वो जीरो होता है। ठीक ना। तो थोड़ा सा हम सिर्फ चर्चा कर लेते हैं साइन एक्स का ग्राफ में, उसके बाद हम आते हैं आज कॉस एक्स का ग्राफ में कि कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनाया जाता है और वो कहाँ कहाँ पर जीरो होता है और किस टाइप से उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये है साइन एक्स का ग्राफ। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 0 से 2π। ये मैं बता चुका हूँ सारा चीज़। टाइम पीरियड, ये आपका टाइम पीरियड है 0 से 2π। यानी कि साइन एक्स का कुछ ऐसा वक्त आएगा कि जो 0 से 2π के बीच जितना मेरा वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू 2π के बाद फिर आना स्टार्ट करेगा। मतलब रफली मीनिंग इसका मैंने ये बताया था। और मैंने बताया था कि साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ होता है। इस लाइन को कट करता है तब जीरो, बीच वाला लाइन को कट करता है तब जीरो होता है। तो बीच वाले लाइन का एक अलग नाम है यानी एन पाई। ठीक है, एन पाई पर ये सारा जीरो होता है। और एन मेरा क्या है, एन मेरा इंटीजर है जो इंटीजर जेड से भी दर्शा सकते हैं और आई से भी दर्शाते हैं। ठीक है, डिनोटेट करते हैं। यानी क्लास 11th और 10th में आप लोग आई से डिनोटेट करते हैं, लेकिन 12th और आप जब ग्रेजुएशन लेवल में आइएगा, पीएससी कीजिएगा, तो उस समय जेड से दर्शाया जाता है। ठीक है, और ये इंटीजर होता है -∞ से +∞ तक। तो एन मेरा इंटीजर है और पाई है। तो एन पाई पर जहाँ जहाँ मतलब एन की जगह अगर 1 बैठा देते हैं या 2 बैठा देते हैं या -1 या -2, ये सारे जगहों पर साइन एक्स का वैल्यू मेरा जीरो होगा। ये आपका वीवीआई था, मैं ये भी बताया था कि ये कभी भी यूज होता है, फॉर्मूला में भी ये लगता है कहीं पे। ठीक है, और मैंने ये बताया था कि साइन एक्स का वैल्यू यानी साइन एक्स अगर ये मेरा जीरो है और इधर आइएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से चलेगा। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर उल्टा चलिएगा लेफ्ट हैंड की ओर तो फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा। ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसके बेस्ट पर में भी मैं बताया था कि साइन एक्स का वैल्यू 1 और -1 से ज़्यादा नहीं होता है। साइन एक्स बोलता है कि 1 और -1 के बीच में ही मेरा वैल्यू रहेगा। और फिगर भी देखिए, फिगर भी साइन एक्स का 1 और -1 के बीच में ही बन रहा है। इससे आगे नहीं बन रहा, ना इससे ऊपर बन रहा है और ना ही इससे -1 से नीचे बन रहा है। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया। अब आते हैं कॉस एक्स का ग्राफ में। कॉस एक्स हमारा क्या बोलता है और वो किस टाइप से ग्राफ उस दिखता है। ठीक है, लेकिन सेम कॉस एक्स का ग्राफ साइन एक्स के ग्राफ के जैसा ही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा अंतर रहता है। मैं ये बता देता हूँ, थोड़ा सा सिर्फ अंतर रहता है। और टाइम पीरियड भी सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पे अंतर हो जाता है। साइन एक्स का वैल्यू एन पाई पे जीरो होता है और कॉस एक्स का वैल्यू एन पाई पर जीरो नहीं होता है, वो किसी और पर जीरो होता है। ठीक है, वहाँ कोई और फॉर्मूला होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा वो भी मैं बताऊंगा। सिर्फ मैं बता देता हूँ कि जिस तरह साइन एक्स का बना है उसी तरह कुछ कॉस एक्स का भी बनेगा। टाइम पीरियड भी कॉस एक्स का यही रहता है। ठीक है, कि भाई मेरा औकात 1 से और -1 के बीच ही रहेगा, जिसके कारण कॉस एक्स का फिगर भी कुछ ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा। लेकिन बनता कैसे है ये अब हम दिखाते हैं आप लोग को कॉस एक्स का। ठीक है, तो आइए कॉस एक्स का हम दिखाते हैं कि कॉस एक्स का वैल्यू किस टाइप यानी फिगर किस टाइप से बनता है। ये देखिए, मैं बनाने वाला हूँ कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स का ग्राफ एक लाइन इधर से होता है और एक लाइन इधर से होता है। इसको y बोल सकते हैं, इधर y डैश, इसको x बोल सकते हैं, इधर x डैश होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता ही है। यहाँ जीरो
होता है और इन दोनों के गैप में पाई बाय 2 का गैप होता है, ठीक ना। और पाई बाय, अब क्वेश्चन उठा कि भैया पाई बाय 2 का गैप क्यों होता है, तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ कि पाई बाय 2 का ही गैप क्यों होता है। जबकि इनके बीच, जबकि आप लोग पढ़े होंगे कि कॉस 30 डिग्री भी होता है, कॉस 60 डिग्री भी होता है, कॉस 45 डिग्री भी होता है, तो ये तीनों छोड़कर डायरेक्ट हम कॉस 90 डिग्री क्यों ले लेते हैं, जबकि इन तीनों के बीच में यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में मेरा 30 डिग्री छूट जा रहा है, 45 डिग्री छूट जा रहा है, 60 डिग्री छूट जा रहा है। तो उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ताकि पूरा आप लोग को समझ में आ जाए कि हम वो तीनों को छोड़ने का मेरा क्या कारण है और क्या रीज़न होता है कि तीनों को छोड़कर डायरेक्ट 0 से पाई बाय 2 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 0 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री छोड़ने का क्या कारण होता है। आप लोग पढ़े होंगे, ये मेरा 0 डिग्री होता है और ये मेरा पाई बाय 2, ये मेरा पाई होता है और यहाँ 3 पाई बाय 2 होता है और यहाँ 2 पाई होता है। यदि 0 से 2 पाई यानी 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 इसके बीच में मेरा 30 डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच मेरा 30 डिग्री इसी के बीच है, 45 डिग्री इसी के बीच है, 60 डिग्री इसी के बीच है, समझ रहे ना। और 0 से 2 पाई के बीच को हम डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं और फिर पाई बाय 2 और पाई के बीच इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में बोलते हैं, फिर इन दोनों के बीच इसको थर्ड क्वाड्रेंट में बोलते हैं, फिर इन दोनों के बीच हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलते हैं, ठीक है। इसलिए क्वाड्रेंट 0 से डायरेक्ट पाई बाय 2 के बीच का फासला है, यानी इसके बीच मेरा 30 डिग्री भी आ रहा है, 45 डिग्री भी आ रहा है, 60 डिग्री भी आ रहा है। इसीलिए डायरेक्ट हम लोग 0 से 30 डिग्री ना लेकर, 45 डिग्री ना लेकर, 60 डिग्री ना लेकर डायरेक्ट 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से तो यह मेरा 90 डिग्री का फासला हो रहा है। 90 डिग्री के बाद मेरा आएगा 180 डिग्री, उसके बाद 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्री और 2 पाई यानी हो जाएगा मेरा 360 डिग्री, ठीक है ना। अब इधर माइनस होगा, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, जितना गैप यहाँ लिए हैं उतना ही गैप यहाँ लेंगे, उतना ही गैप यहाँ लेंगे, उतना ही गैप यहाँ लेंगे, और जितना गैप यहाँ लिए हैं उतना ही गैप यहाँ लेंगे, उतना ही गैप यहाँ लेंगे, उतना ही गैप हम यहाँ भी लेंगे और उतना ही गैप हम यहाँ भी लेंगे, ठीक है। फ्री हैंड से बनाना है। और वैसे भी हम लोग जेक का स्टूडेंट हैं, यदि हम लोग के पास पेंसिल भी रहता है तो पेन से ही बनाते हैं ग्राफ, चाहे हम लोग के पास सारा स्केल भी रहे, प्रकार भी रहे, पेंसिल भी रहे, तो फिर भी हम लोग पेन से ही बनाते हैं, क्योंकि जेक का स्टूडेंट जो मज़ा आता है पेन से बनाने में, वो मज़ा कहाँ पेंसिल से, ठीक ना। तो और वैसे भी फ्री हैंड इसको बनाना है, तो ये मैंने दर्शा दिया। और कॉस भी बोलता है क्या, कॉस एक्स भी -1 से और 1 के बीच होता है। कॉस एक्स का भी वैल्यू 1 से लेकर -1 के बीच होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस एक्स का वैल्यू 1 जाएगा और कम से कम -1 तक आएगा, ठीक है। ये दोनों के बीच मेरा कॉस एक्स का वैल्यू होगा, यानी बोल सकते हैं कॉस एक्स का वैल्यू, यानी हम बोल सकते हैं कॉस एक्स का वैल्यू 0.5, हाँ होगा, क्योंकि अगर हम इसको हटाएंगे तो ये मेरा 10 आएगा, फिर ये मेरा कट जाएगा 1/2, और 1 और -1 के बीच मेरा 1/2 होता है ना, 1/2 यहाँ होता है, ठीक ना। तो कॉस एक्स का वैल्यू 1/2 होगा, यानी 0.5 होगा, ठीक है। लेकिन कॉस एक्स का वैल्यू क्या 2 होगा, प्रश्न ये भी उठा कि कॉस एक्स का वैल्यू क्या 2 होगा भैया, तो नहीं सर, कॉस एक्स का वैल्यू 2 नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, क्योंकि 1 यहाँ आ रहा है तो 2 मेरा इधर आएगा, समझ रहे ना। और कॉस क्या बोल रहा है, कॉस बोल रहा है 1 और -1 के बीच हम रहेंगे, यानी -1 और 1 के बीच रहेंगे, इससे हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। -1 से नीचे नहीं जाएंगे और 1 से हम ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके ही बीच में रहेगा, और इसका ग्राफ है y बराबर कॉस एक्स, कॉस एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए y बराबर कॉस एक्स लिख दे रहे हैं। अब देखिए, यदि हम रफ में समझाते हैं, y cos x और y, यदि हम x के जगह π/2 रखते हैं तो y मेरा, यदि हम x 0 रखते हैं x के पास,
यदि हम x के पास 0 रखते हैं तो y मेरा 1 देता है। यदि हम x के पास π/2 रखते हैं तो y मेरा 0 देता है। यदि हम x के जगह पे पाई रखते हैं तो y का वैल्यू -1 देता है। यदि हम x के जगह पे 3π/2 रखते हैं तब y मेरा 0 देता है। यदि हम x के जगह पे 2π रखते हैं तो y का वैल्यू 1 देता है। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ से आया, सवाल ये पैदा हुआ कि ये वैल्यू आप कहाँ से लाए भैया। x के जगह पे 0 क्यों बैठाएं, x के जगह पे π/2 क्यों बैठाएं, x के जगह पे पाई क्यों बैठाएं, 3π/2 और 2π क्यों बैठाएं। तो देखिए ये वैल्यू मैंने लिखा है, यहाँ π/2 है इसीलिए x के जगह पे एक बार 0 लिखे हैं, यहाँ 0 है इसलिए x के जगह पे 0 लिखे हैं। उसके बाद π/2 है इसलिए x के जगह पे π/2 लिखे हैं। उसके बाद पाई है इसलिए x के जगह पे पाई लिखे हैं। उसके बाद 3π/2 है इसलिए x के जगह 3π/2 लिखे हैं। उसके बाद 2π है इसलिए x के जगह एक बार 2π लिखे हैं और ये सब लिखे हैं और y का वैल्यू ये सब मेरा रिजल्ट निकला है। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम x 0 रखते हैं तो y मेरा कहाँ जाता है, 1 पे। इसको सबसे पहले हम आगे कर देते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले हम आगे कर देते हैं ना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि 1 और -1 से छोटा नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा कर दिए। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 रख रहे हैं उस समय y का वैल्यू 1 आ रहा है। x का वैल्यू π/2 रख रहे हैं उस समय y का वैल्यू 0 आ रहा है। x का वैल्यू हम π/2 रख रहे हैं उस समय y का वैल्यू 0 आ रहा है। फिर पाई रखे हैं उस समय y का वैल्यू मेरा -1 आ रहा है। ठीक ना, -1 आ रहा है। 3π/2 रखे हैं तो 0 आ रहा है। 2π रख रहे हैं उस समय मेरा y का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए, अब इसको हम मिला देते हैं फ्री हैंड से, डायरेक्ट मतलब बिना प्रकार से मिलाते हैं। इसको यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक ना, उसी तरह सेम इधर भी बन जाएगा, उसी तरह मेरा सेम इधर भी बन जाएगा। ये इधर आएगा और इधर आएगा, यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ मिला देते हैं। ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट और ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, ये बना दिया मैंने cos x का फिगर। देखिए ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। हम इससे भी पता कर सकते हैं कि क्या जो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट रियल में होगा या ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट रियल में होगा या मेरा थर्ड क्वाड्रेंट रियल में होगा या मेरा ये फोर्थ क्वाड्रेंट रियल में होगा। सबसे पहले हम इस फॉर्मूला में बात करते हैं। फर्स्ट में cos x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, सेकेंड में नेगेटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है। यानी cos x का वैल्यू 1 में और फोर्थ में पॉजिटिव देता है, लेकिन सेकेंड में और थर्ड में नेगेटिव देता है। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ भी देखिए ये ऊपर भाग है यानी पॉजिटिव वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव दिया, सेकेंड में नीचे आ गया यानी -1 नीचे आ गया तो नेगेटिव दिया, थर्ड में भी नेगेटिव दिया, फोर्थ में पॉजिटिव दिया। ऊपर भाग गया, 1 से ऊपर है तो पॉजिटिव है और इधर मेरा नेगेटिव है। उसी तरह इसमें भी फोर्थ में मेरा नेगेटिव है, फिर सेकेंड में मेरा, फोर्थ में मेरा पॉजिटिव है, सेकेंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, सेकेंड में नेगेटिव, फर्स्ट में मेरा पॉजिटिव। ठीक है, और ये मेरा cos x का फिगर है। समझ रहे हैं ना। अब इस पर चर्चा करते हैं
कि cos x किस में जीरो होगा। जिस तरह sin x है, जिस तरह sin x किस में जीरो होता था n पाई पर, उसी तरह cos x किस में जीरो होगा, इस पर देखेंगे। ठीक है, देखिए इसको यदि टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है तो मेरा जीरो आ रहा है, इसको टच कर रहा है तो मेरा जीरो आ रहा है, इसको टच कर रहा है तो मेरा 1 आ रहा है, इसको टच कर रहा है तो -1 आ रहा है। यानी मेन हमको देखना है कि जीरो किस में आ रहा है, इस वैल्यू को टच कर रहा है। देखिए यहाँ है मेरा 3π/2, यहाँ है मेरा π/2, यहाँ है मेरा +π/2, यहाँ है मेरा +3π/2। यानी ओड वाले पर जीरो आ रहा है। आप देख सकते हैं ओड यानी π/2, 2π 2n 2n + 1 π/2। इसको हम अच्छा से करके लिख देते हैं 2n + 1 π/2। और n मेरा क्या है, n मेरा इंटीजर है। ठीक है, n मेरा इंटीजर है। यहाँ कुछ भी बैठाइए, यहाँ मान लीजिए हम 2 बैठा देते हैं, 2 और 2 4 और 1 मिल के 5 5π/2। अगला जाएगा मेरा 5π/2, तो उसमें पर भी जीरो आएगा। ठीक है, अब यदि हम n बराबर 1 बैठा लेते हैं, n की जगह 1, तो 2 × 1 2 मिल गया, और यहाँ 1 मिल के 3π/2, 3π/2 मेरा जीरो हो रहा है। ठीक है, यानी n बोल सकते हैं ये मेरा इंटीजर है, और ये मेरा VVI है। ठीक ना, ये मेरा VVI है, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी यूज हो जाता है, बिना पूछे आ जाता है। ठीक ना, ये बिना पूछे आ जाता है, क्योंकि ये घर का मेहमान है, सदस्य, इसलिए कहीं भी आ जाता है। और इसी को मैंने यहाँ अच्छा से करके लिखा है। तो cos x का फिगर ये है आपका मेन। इसमें याद क्या करना है कि cos पॉइंट या क्या क्या याद करना है, सो देखिए कि फिगर कैसा बन रहा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि cos x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि cos x का वैल्यू किस में जीरो होता है, तो 2n + 1 π/2, और n मेरा इंटीजर है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, और ज्ञात करना है कि इसमें cos x का वैल्यू 1 किस में होगा, cos x का वैल्यू 1 किस में होगा, तो 1 देखिए 2π 4π 6π, ठीक है, -2π -4π -6π, ये सारा पर यानी इवन नंबर पर। ठीक है, यहाँ चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इवन नंबर पर cos x का वैल्यू 1 होगा। देखिए यहाँ 2π है तो 1 हो गया, समझ रहे हैं ना। और जीरो के साथ, जीरो पर भी मेरा 1 होगा। ठीक है, और -1 कहाँ होगा, cos x का वैल्यू -1 कहाँ होगा, -π -3π यानी ओड नंबर पर मेरा -1 होगा। ठीक है, यहाँ इवन नंबर पर 1 होगा और ओड नंबर पर -1 होगा। और इस पॉइंट को याद रखना है और इस पॉइंट को याद रखना है, और मेन पॉइंट इसको याद रखना है। यदि यहाँ cos x का वैल्यू या इसके अभी यहाँ लेंथ 1 है, तो यहाँ 1 और -1 आया। यदि यहाँ 2 कर देते हैं तो यहाँ 2 आ जाता और यहाँ -2 आ जाता। यदि यहाँ 3 कर देते हैं तो यहाँ 3 आ जाता, -3 आ जाता। यदि यहाँ 4 कर देते हैं तो यहाँ 4 आ जाता, यहाँ -4 आ जाता। ठीक है ना, और वैल्यू 1 और -1 के बीच ही आता, सिर्फ लेंथ मेरा चेंज हो जाता। समझ रहे हैं। ठीक है, और ये मेरा cos x का फिगर हो गया मेन पॉइंट। इसमें कितना पॉइंट याद रखना है, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट 1 का वैल्यू, चौथा पॉइंट -1 का वैल्यू, पांचवा पॉइंट फिगर। यानी 5 पॉइंट हमको याद रखना है, और पांचों पॉइंट से मेरा cos x का वैल्यू बन जाएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में tan x का वैल्यू लेके आऊँगा। थैंक यू।